जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने पॉस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी स्टार्ट किया था और इसमें हमने ये देखा था कि बेसिकली इसका जो पहला पॉस्टुलेट है विच इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, वो चूँकि पहले गैलीलियन रिलेटिविटी में सिर्फ लिमिटेड था लॉज ऑफ मैकेनिक्स के लिए, जिसे कि बाद में आइंस्टाइन ने कहा कि इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर भी अप्लाई किया जाना चाहिए। लेकिन जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर उसको अप्लाई किया गया तो हमने देखा कि मैक्सवेल की इक्वेशंस गैलीलियन रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करती। तो आइंस्टाइन ने फिर पास्टुलेट किया कि इसे करना चाहिए, और ना सिर्फ ये कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लिए बल्कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स पे वैलिड होना चाहिए, क्योंकि तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स फिजिकल रियलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। लिहाजा फिजिकल रियलिटी चूँकि कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, मतलब ये है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में फिजिकल रियलिटी सेम रहती है। सो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी साइंस का सबसे बुनियादी उसूल है। इसी तरह से फिर हमने देखा था कि मैक्सवेल इक्वेशंस को अगर आप चाहते हैं कि वो इनवेरिएंट रहें, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लगाएंगे तो उसके लिए लाजमी है कि स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट रहे। और जैसा कि माइकलसन और मॉर्ले ने भी ये साबित कर दिया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में कांस्टेंट रहती है हर एक ऑब्जर्वर के लिए। तो इसलिए ये आइंस्टाइन ने इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल किया और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस ढूंढी या अप्लाई की जिससे लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो इनवेरिएंट रहे। तो कैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तक वो पहुंचते हैं हम, इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस के बारे में हम जानते हैं कि स्पेस क्या चीज़ है। स्पेस के बारे में, स्पेस वो पैमाइश है किसी चीज़ के बारे में कि जिससे हमें ये पता चलता है कि ये चीज़ कितना बढ़ाई जा सकती है। मतलब एक चीज़ को अगर कंटिन्यूसली उसका साइज़ बढ़ता रहे तो किसी चीज़ के अंदर उसका साइज़ बढ़ रहा है, या इसी तरह से अगर एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रही है तो बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ से वो गुजर के जा रही है। तो हम कहते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज ऑफ पॉइंट्स हैं जिसको स्पेस कहा गया है, और इस हवाले से हम कहते हैं कि स्पेस कंटिन्यूस है। मतलब ये कि एक चीज़ जब बढ़ती है तो उसमें कंटिन्यूसली इजाफा होता है, और इसी तरह जब एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसमें भी कंटिन्यूसली चेंज आता है पॉइंट्स में। तो बेसिकली किसी जगह पे अगर किसी चीज़ को रखा जाए तो उसे स्पेस कहते हैं, या अगर किसी चीज़ को किसी जगह से हटा दिया जाए तो बाकी जो रह जाएगा वो स्पेस होगी। इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम का बेसिक तल्लुक होता है रेपिटेशन ऑफ इवेंट्स के साथ, कि अगर आप किसी भी इवेंट को स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के तौर पे लेना चाहते हैं, अगर वो इवेंट अपने आप को बार बार दोहरा रहा है तो वो कितनी दफ़ा दोहराएगा, इस चीज़ को हम कहते हैं मेजर ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पर घड़ी में आप देखते हैं कि एक घड़ी जो है वो जब 60 दफ़ा टिक टिक करती है तो हम कहते हैं कि ये 60 सेकंड हुए हैं, और इसको हम 1 मिनट कहते हैं। इसी तरह से जब 60 मिनट वो टिक टिक करती है तो हम कहते हैं कि ये 1 घंटा हो गया। और इसी तरह ज़मीन का घूमना भी आप इसको ले सकते हैं कि जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूमते घूमते वापस अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है तो ये 1 साल हो गया है। या इसी तरह ज़मीन अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाती है तो ये एक महीना हो गया। या फिर इवन इंसानी बदन के अंदर जो इसका दिल है या इसकी धड़कन है दिल की, उसको भी टाइम के तौर पे हम यूनिट के तौर पे ले सकते हैं। सो एक बुनियादी शर्त हमारी ये होती है कि दो डिफरेंट क्लॉक्स अगर लिए जाएं तो उनकी जो टिक टिक हो रही है, यानी उनकी जो रेपिटेशन हो रही है, वो रेपिटेशन की जो रफ्तार है वो इक्वल होनी चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्लॉक्स। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था क्लासिकल फिजिक्स का, और हम देखेंगे कि रिलेटिविटी में जाके ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। टाइम की जो दो डिफरेंट क्लॉक्स हैं उन दोनों का जो टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि इस तरह हमने स्पेस और टाइम को अलग-अलग कंसिडर किया, लेकिन स्पेशल रिलेटिविटी के लिए हमें स्पेस टाइम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। मिन्कोस्की ने सबसे पहले ये बताया
कि अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये तभी हो सकता है अगर हम एक 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लें जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्पेस के होंगे और एक कोऑर्डिनेट टाइम का होगा। दूसरे लफ्ज़ में हमें स्पेस और टाइम को एक ही ऑब्जेक्ट कहना पड़ेगा जिसकी 4 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स या 4 डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं। तो मिन्कोस्की ने इससे पहली दफ़ा इस चीज़ की बात की थी। यहाँ पर आपको मिन्कोस्की की बड़ी मशहूर बात नज़र आ रही होगी। ये जो लिखा हुआ है ये अक्सर किताबों में भी आपको मिल जाएगा। Henceforth space by itself and time by itself are doomed to fade away into mere shadows। यानी स्पेस और टाइम अब अलग-अलग एग्जिस्ट नहीं करते and only a kind of union of the two will preserve an independent reality। और इन दोनों को इकट्ठा करने के बाद जो चीज़ बनेगी इनका यूनियन जो होगा सिर्फ वही एक सच्ची हकीकत आज़ादाना तौर पर इंसानी जहन से आज़ाद हकीकत होगी। तो इसलिए अब हम जब रिलेटिविटी में बात करेंगे तो हम स्पेस और टाइम को अलग-अलग नहीं कंसिडर करेंगे बल्कि स्पेस और टाइम को इकट्ठा मिलाकर कंसिडर करेंगे और एक 4 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम स्पेस टाइम का नाम देंगे। अब चूंकि हमारी डायमेंशंस 4 हो गई हैं तो लिहाजा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम वो कार्टेशियन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं रहा बल्कि अब 4 डायमेंशनल सिस्टम हो गया है। तो अगर 4 डायमेंशनल सिस्टम होगा तो इसका मतलब है कि आपके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो 4 होंगे और हर पॉइंट उस सिस्टम में 4 कोऑर्डिनेट से मिलकर बनेगा। अब फर्ज करेंगे हमारे पास 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 और t1। बाज़ किताबों में आप देखेंगे कि c को इक्वल टू 1 ले लिया जाता है, इसे नेचुरल यूनिट कहा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे c को 1 नहीं लिया। तो अगर आपके पास एक पॉइंट है x1 y1 z1 t1 और एक दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2 और t2, हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान सेपरेशन क्या है। अगर हम इनफिनिटेसिमल सेपरेशन देखें तो वो सेपरेशन पाइथागोरस थ्योरम से निकाली जाती है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही है। अगर आप 3 डायमेंशनल केस से वाकिफ हैं तो उसमें हम t को शामिल नहीं करते। अगर आप ये t वाला कंपोनेंट यहाँ से ख़त्म कर दें तो ये जो ds स्क्वायर है विच इज़ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इनफिनिटेसिमल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो वो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम बन जाता है। अगर आप इसको 2 डायमेंशनल एक्सिस में देखें तो ये dx स्क्वायर dy स्क्वायर बन जाएगा और ये एक ट्रायंगल बनेगी जिसकी 3 साइडें होंगी। dx को आप बेस कह लें, dy को परपेंडिकुलर कह लें और ds को आप हाइपोटेन्यूज कह लें। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये 3 डायमेंशन में 2 डायमेंशन में डिस्टेंस का फार्मूला है। अगर आप 3 डायमेंशन में चले जाएं तो dz स्क्वायर भी आ जाएगा और अगर आप 4 डायमेंशन में चले जाएं जैसा कि हम यहाँ पर 4 डायमेंशन में हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में एक और टर्म यानी चौथे कोऑर्डिनेट का भी इजाफा होगा जो कि टाइम कोऑर्डिनेट है। इसमें आप देखें कि जो चौथा कोऑर्डिनेट है इसके साथ माइनस साइन लगाया गया। इस माइनस साइन लगाने की खास वजह है जो आगे जाके हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि हम 3 डायमेंशंस को तो ड्रा कर सकते हैं, अगरचे कागज़ के ऊपर सिर्फ 2 डायमेंशंस को ही ड्रा किया जा सकता है क्योंकि हमारा कागज़ जो है वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसकी थिकनेस ना होने के बराबर है। लेकिन आम जिंदगी में हम एक कमरे की मिसाल अगर ले लें तो उसमें हम छतों दीवारों को शामिल करें तो हमें 3 डायमेंशनल वो कमरा महसूस होता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा कमरा है जो कि 4 डायमेंशनल है तो 4 डायमेंशनल कमरे को ड्रा करना या उसको इमेजिन करना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है। तो इसलिए हम जब कागज़ के ऊपर 4 डायमेंशनल को ड्रा करेंगे तो हम चारों डायमेंशन की बजाय उसको 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन में ड्रा करेंगे और उसमें लाजमी है कि चूंकि हम स्पेस टाइम की बात कर रहे हैं लिहाजा स्पेस के साथ टाइम का कंपोनेंट लाजमी आएगा। तो मिसाल के तौर पे यहाँ हमने dx स्क्वायर और dt स्क्वायर को जो है कंसिडर किया है। आप dy स्क्वायर भी ले सकते हैं, यहाँ पर dg स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। तो इस तरह से हम इसको मिसाल के तौर पर y एक्सिस पे हम t ले लें और x एक्सिस पे x ले लें तो ये जो x t स्पेस होगी इसको हम स्पेस टाइम कहेंगे और इसमें डिस्टेंस को इंटरवल का नाम देंगे और वो इसके बराबर होगा।
अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरवल एक ऐसी चीज़ है जो कि फिजिकल रियलिटी है, यानी दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है इन दी स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑल्सो, वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है बिकॉज वो फिजिकल है। तो फिजिकल रियलिटी इनवेरिएंट होती है, यानी आप x को x प्राइम कर दें, t को t प्राइम कर दें, तो ds स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि इंटरवल जो है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है। अब ये जो इंटरवल है इसके ऊपर 3 डिफरेंट कंडीशंस या पॉसिबिलिटीज आती हैं। पहली पॉसिबिलिटी को हम कहते हैं स्पेस लाइफ। मसलन अगर आपका जो डी एस स्क्वायर है, यानी जो डिस्टेंस का स्क्वायर है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा इंटरवल स्पेस लाइक होगा। स्पेस लाइक होने का मतलब ये है कि हम टाइम कंपोनेंट को ज़ीरो कर देंगे, और टाइम कंपोनेंट ज़ीरो होने का मतलब ये है कि आप दो इवेंट्स को इकट्ठे टाइम पे देख रहे हैं, यानी एक ही वक्त में देख रहे हैं। फ़र्क ये है कि वो दोनों इवेंट्स स्पेस के दो डिफरेंट पॉइंट्स में हो रहे हैं। क्योंकि आप स्पेस के पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं और टाइम दोनों का सेम ले रहे हैं, लिहाजा इसको स्पेस लाइक कहा जाएगा। इसके मुकाबले में टाइम लाइक को देखें। अगर हमारा डी एस स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो हम इसको टाइम लाइक इवेंट कहेंगे या इंटरवल कहेंगे। ये कब होगा? ये तब होगा अगर एक ही जगह पे दो पॉइंट्स, दो इवेंट्स इकट्ठे मौजूद हों, यानी उनकी स्पेस सेम हो, प्लेस सेम हो, तो उनके दरमियान सिर्फ टाइम का फर्क होगा। यानी एक ही जगह पे दो चीज़ें मौजूद हैं, एक का टाइम डिफरेंट है और दूसरे का डिफरेंट है, तो उनमें जो चूँकि डिस्टेंस है वो टाइम के लिहाज से हम देख रहे हैं, क्योंकि स्पेस तो दोनों के लिए सेम है, तो लिहाजा इस डिस्टेंस को हम टाइम लाइक डिस्टेंस या इंटरवल कहते हैं। इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो है नल इंटरवल। नल नल इंटरवल ऐसा है कि इसमें हम डी एस स्क्वायर को इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। अब डी एस स्क्वायर का इक्वल टू ज़ीरो लेने का मतलब क्या होगा? डी एस स्क्वायर को हम कहते हैं लाइट लाइट। लाइट लाइट या नल भी इसको कहा जाता है। यानी अगर लाइट को देखा जाए तो वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स से गुजरेगी जिनमें डी एस स्क्वायर ज़ीरो होगा, यानी पॉइंट्स का जो एक्स और टी कंपोनेंट है वो सेम होगा। जैसे कि आप इस इक्वेशन से देख सकते हैं, अगर एक बॉडी एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, उसका डी एस स्क्वायर ज़ीरो है, तो फिर डी एक्स स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर के, जिसका मतलब है कि डी एक्स बाई डी टी जो है ये सी के बराबर होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा जब डी एस स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये लाइट लाइट है, यानी यहाँ वो इवेंट्स हो रहे हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं। तो स्पेस लाइक इवेंट्स में दो इवेंट्स स्पेस में उनका डिस्टेंस होता है, टाइम लाइक में इंटरवल में दो पॉइंट्स का टाइम में डिस्टेंस होता है, और नल में वो डिस्टेंस ज़ीरो होता है, क्योंकि जब चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करेंगी तो डी एस स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा और डी एक्स बाई डी टी जो है वो सी के बराबर होगा। इस चीज़ को हम ड्रा भी करेंगे। ड्रा करते वक्त इस चीज़ को हम कहते हैं स्पेस टाइम डायग्राम। यहाँ पर आप नोट करें, डायग्राम में वाई एक्सिस को हमने टाइम कहा है और एक्स एक्सिस को हमने स्पेस कहा है। ये 4 डायमेंशनल पिक्चर नहीं है, ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है स्पेस टाइम की, जिसमें स्पेस का एक कोऑर्डिनेट है और एक टाइम का कोऑर्डिनेट है। स्पेस टाइम डायग्राम को इसी तरह से ही आप विजुलाइज कर सकते हैं। अगर इसको आप 2 या 3 डायमेंशन में ले जाएं तो फिर हमें स्पेस का यानी एक्स का वाई और जेड कंपोनेंट भी लेना पड़ेगा। तो उस शक्ल में हम इसको मसलन एक्स के साथ अगर वाई ले लें तो वो एक प्लेन है और उसको वो वर्टिकल एक्सिस के गिर्द घुमाएं तो आपको एक कोन की शक्ल मिलेगी जिसको हम लाइट कोन कहेंगे। अब सबसे पहले लाइट कोन को देखने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी। अगर आप इस डायग्राम से यानी स्पेस टाइम डायग्राम से किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो वो रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप होगा। आप जानते हैं कि किसी भी लाइन की जो स्लोप है वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जो चेंजेस आती हैं उससे निकाली जाती है। बाज़ का उसको tan थीटा भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस पर तो आप tan थीटा को देखेंगे वो इक्वल होगा वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस, वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस।
तो वो स्लोप बनेगी। और अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला जानते हैं तो वो होता है x/t, जबकि हमारी स्लोप किसके बराबर है, t/x। तो इसका मतलब है स्लोप को उलट करना पड़ेगा ताकि वो स्पीड बने। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि वेलोसिटी स्पेस टाइम डायग्राम में रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप होता है, क्योंकि हम टाइम को y एक्सिस पर लेते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप ये वाली लाइंस को देखें जो यहाँ पर एक क्रॉस की शक्ल में आपको नज़र आ रही हैं, तो ये लाइंस बेसिकली 45 डिग्री के ऊपर खींची गई हैं। 45 डिग्री का मतलब है tan 45 1 होगा, जिसका मतलब है कि इन लाइनों पर x और t की वैल्यू इक्वल होगी। और जब x और t की वैल्यू इक्वल होगी तो स्पीड ऑफ कोर्स हमारी c के बराबर होगी। जैसा कि हमने पहले देखा था, ये लाइट लाइक इंटरवल्स हैं। मतलब ये है कि इनमें ds² की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी, इसलिए कि हमारा टाइम कंपोनेंट और स्पेस कंपोनेंट इक्वल हो गए। और ये तभी हो सकते हैं अगर चीज़ें स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें। तो हमें ये मालूम हुआ कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट या लाइट की जो मोशन है, उसको इस तरह से दो क्रॉस लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है, जो कि पॉजिटिव टाइम एक्सिस में भी जाती हैं और नेगेटिव टाइम एक्सिस में भी जाती हैं। जो लाइनें ओरिजिन से पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रही हैं, इनके बारे में हम कहते हैं कि ये फ्यूचर में मूव कर रही हैं। और जो लाइनें नेगेटिव टाइम एक्सिस में मूव कर रही हैं, उनको हम कहते हैं कि ये पास्ट से आ रही हैं। ये जो हमारा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों 45 डिग्री वाली लाइनें क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ये प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर देखा जाए तो वो इस पॉइंट पे खड़ा होगा और उसका फ्यूचर जो है वो इन ऊपर वाली दो लाइनों की तरफ जाएगा और उसका पास जो है वो नीचे की तरफ होगा। मतलब ये कि उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो पास्ट से होते हुए प्रेजेंट में आएगी एंड देन प्रेजेंट से होते हुए फ्यूचर में जाएगी, लेकिन वो कभी भी इन दो लाइनों की रेंज से बाहर नहीं निकल पाएगी। उसकी रीज़न ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है जब हम इसको दो स्पेस की डायमेंशन में देखते हैं, यानी लाइट कोन की शक्ल में देखते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्ड लाइन। कोई भी पार्टिकल या इवन लाइट जो लाइन यहाँ पर बनाती है मूव करते वक्त, उस लाइन को हम कहते हैं वर्ल्ड लाइन। वर्ल्ड लाइन का मतलब है कि ये लाइन उस पार्टिकल के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होगी। मिसाल के तौर पर ये जो दो 45 डिग्री वाली लाइंस हैं, ये वर्ल्ड लाइंस हैं लाइट की। इसके मुकाबले में अगर कोई मैसिव पार्टिकल होगा, उसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी और वो इन दोनों लाइनों के दरमियान में कहीं मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको अगर 2 डायमेंशनल स्पेस और 1 डायमेंशन ऑफ टाइम में जाया जाए तो आपको इस तरह की लाइट कोन नजर आएगी। इस लाइट कोन में आप देख रहे हैं कि ये ऊपर भी और नीचे भी सर्कल बने हुए हैं। मतलब ये सर्कल प्लेन है। इसमें एक एक्स एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल है और एक वाई एक्सिस है जो कि आउट ऑफ द पेज है। तो एक्स और वाई मिलकर एक सर्कल बनाते हैं और तीसरा एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस है और वो टाइम है। अगेन वही आर्गुमेंट्स हैं कि हमारी ये जो लाइट कोन है, इसमें ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ये हमारा प्रेजेंट है, इससे ऊपर जो कोन है वो फ्यूचर को शो कर रही है और उससे नीचे जो कोन है वो हमें पास्ट को शो कर रही है। तो इसको हम कहेंगे बैकवर्ड लाइट कोन, ऊपर वाली को कहेंगे फॉरवर्ड लाइट कोन। अब हमारा फ्यूचर जो है वो हमेशा फॉरवर्ड लाइट कोन में होगा और हमारा पास्ट बैकवर्ड लाइट कोन में होगा। सो एक पार्टिकल अगर मूव करता हुआ जाएगा इस कोन में, पास्ट से वो निकलेगा, प्रेजेंट में आएगा एंड देन प्रेजेंट से वो फ्यूचर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पार्टिकल की वर्ड लाइन ड्रा करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि हमने कहा था कि 3 तरह के इंटरवल्स पॉसिबल हैं, मतलब 3 तरह के पाथ्स या ट्रेजेक्टरीज पॉसिबल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइट जो इंटरवल है वो क्या है। वो बाउंड्री है जो कि 45 डिग्री लाइंस के साथ बनती है इस लाइट कोन के ऊपर, वो लाइट को शो करती है। सो ये जो बाउंड्री है ये लाइट लाइक इंटरवल्स है। इसके बाद टाइम लाइक इंटरवल्स में अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि यहाँ पर टाइम लाइक में
ds² पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि d इक्वल टू 0 हम करेंगे उसको। तो d इक्वल टू 0 का मतलब है कि आप ओरिजिन के ऊपर आए। तो अब आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप इस तरफ को मूव करें, क्योंकि हम x में मूव नहीं कर सकते। अगर हम x में मूव करेंगे तो हम स्पेस लाइट में चले जाएंगे, यानी ये तब पॉसिबल होगा जब t को 0 करेंगे। यानी t अगर 0 होगा तो हम स्पेस में मूव करेंगे, और अगर x 0 होगा तो हम टाइम में मूव करेंगे। तो अगर हम टाइम में मूव कर रहे हैं x को 0 करने से, तो इसका मतलब हम टाइम लाइक इंटरवल में मूव कर रहे हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ टाइम एक्सिस पर मूव करें, हम टाइम में भी मूव कर सकते हैं और एक्स में भी मूव कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट से कम रहे। जिसका मतलब ये है कि हम टाइम लाइट में इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं जो कि एक्स और टी के दरमियान में है, लेकिन वो टी एक्सिस के ज़्यादा करीब है। अब होता यह है कि टाइम लाइफ में अगर आप स्लोप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो टाइम है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और एक्स की वैल्यू कम होगी। क्योंकि एक्स की वैल्यू कम है और टाइम की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है। और अगर स्लोप ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल कम होगी, और स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड वाले जो पार्टिकल हैं उनमें मूव करना आसान है, आसानी से मूव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप स्पेस लाइक इवेंट्स में चले जाएं जिनमें ds² नेगेटिव है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपका x ज़्यादा करना पड़ेगा और टाइम को स्मॉल करना पड़ेगा। जब आप इस कोन से बाहर निकलेंगे तो x ज़्यादा होगा लेकिन टाइम उस हिसाब से ज़्यादा नहीं होगा। अब अगर x ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि स्लोप की वैल्यू कम होगी। अगर स्लोप की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और चूंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है और स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ की नहीं हो सकती, तो हमें फ़ौरन पता चल गया कि ये पॉसिबल नहीं है। यानी स्पेस लाइक इवेंट्स जो हैं उनमें स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड चीज़ों की हो जाती है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑन अ स्पेस टाइम डायग्राम particle motion is restricted to occur only inside the light cone। सो लाइट कोन आपको वो पॉसिबिलिटी देती है कि इसके अंदर अंदर आप मूव कर सकते हैं कोई भी पार्टिकल को, क्योंकि इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम है। इससे बाहर आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि इससे बाहर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। यहीं से हम कॉजालिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डेराइव करते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है कॉजालिटी। आप जानते हैं कि कॉजालिटी का मतलब होता है कानून इल्लियत, यानी कोई भी मालूल है तो उसके लिए एक इल्लत होगी, कोई भी इफेक्ट है तो उसके लिए कॉज होगा। और ये टाइम में जो ऑर्डर है कॉज और इफेक्ट का, इसमें हम जानते हैं कि कॉज हमेशा इवेंट से पहले होती है। तो कॉज इवेंट से पहले एक ही सूरत में हो सकती है, और वो सूरत ये है कि चीज़ें टाइम लाइक इंटरवल में मूव करें। तो ये यहाँ पर लिखा भी गया है बोल्ड लेटर्स में, द इनवेरिएंट इंटरवल बिटवीन कॉजली रिलेटेड इवेंट्स। कॉजली रिलेटेड इवेंट्स से मुराद दो इवेंट्स जिनमें से एक कॉज हो और एक इफेक्ट हो, इनको हम कहते हैं ये कॉजली रिलेटेड इवेंट्स हैं। इनके अंदर जो इंटरवल होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, जो इंटरवल आप ds² निकालेंगे वो हमेशा टाइम लाइक होगा, एंड देयर टेम्पोरल ऑर्डरिंग इज द सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। और तमाम ऑब्जर्वर्स में कॉज कॉज ही रहेगी और इवेंट इवेंट ही रहेगा। ये मुमकिन नहीं है कि एक इनर्शियल फ्रेम में मिसाल के तौर पर रेस्ट ऑब्जर्वर के लिए कॉज जो है वो ए हो और इफेक्ट बी हो, जबकि एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कि मूव कर रहा है उसके लिए ए जो कि कॉज था वो इफेक्ट बन जाए और बी जो कि इफेक्ट था वो कॉज बन जाए। यानी अगर ए कॉज है बी का, तो वो तमाम नेचुरल फ्रेम्स में कॉज ही रहेगा बी का। तो ये पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉजालिटी हर फ्रेम में सेम रहेगी। इसकी बड़ी आसान और फनी मिसाल दी जाती है कि अगर एक फ्रेम में मतलब ज़मीन के ऊपर किसी शख्स का फादर है ए और उसका बेटा है बी, तो फादर चूंकि ए है और बेटा बी है, तो किसी दूसरे नेशनल फ्रेम में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि बेटा जो है वो बाप का बाप बन जाए, यानी फादर जो है वो बेटा बन जाए और बेटा फादर बन जाए अपने ही फादर का।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉजालिटी प्रिजर्व रहती है, कॉजालिटी वायलेट नहीं होती। कॉजालिटी के खिलाफ रिलेटिविटी कहती है कि कॉजालिटी के खिलाफ कोई इवेंट पॉसिबल नहीं है, और ये चीज़ तभी हो सकती है अगर इवेंट्स टाइम लाइक मूव करें। इसकी वजह क्या है? इसकी ज्योमेट्रिकल रीज़न यहाँ पर दिखाई गई है कि अगर आप वाई एक्सिस पे टाइम ले लें, एक्स एक्सिस यहाँ पर दिखाया गया है, और इस वाई एक्सिस के गिर्द या इसको जेड एक्सिस कह लें, इसके गिर्द अगर आप एक्स वाई प्लेन में मूव करें, यानी आप सर्कुलर मूव करें। आप जानते हैं कि अगर एक सिंगल एक्सिस हो और हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल हो तो सिर्फ दो लाइनें मिलेंगी, लेकिन अगर एक तीसरा एक्सिस भी स्पेस का आ जाए तो आपको यहाँ पर सर्कल्स मिलेंगे जो कि इस शक्ल में आएंगे। अब अगर आप इस इंटरवल को सॉल्व करें डिफरेंट पॉइंट्स के लिए तो आपको एक हाइपरबोलाइड मिलेगा। इस हाइपरबोलाइड का हाइपरबोलाइड यानी हाइपरबोला अगर आप टू डायमेंशन में देखें तो वो हाइपरबोला है, और अगर थ्री डायमेंशन में देखें तो वो हाइपरबोलाइड होगा। तो ये जो हाइपरबोलाइड अगर टाइम लाइट के लिए आप निकालें तो ये पहली जो ए वाली फिगर है वो इस तरह का सोल्यूशन देती है। इस सोल्यूशन का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला यानी फ्यूचर लाइट कोन में जो प्याला आपको नज़र आ रहा है और पास्ट में जो प्याला नज़र आ रहा है, इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों सेपरेट है। इसका मतलब है कि अगर कोई इवेंट फ्यूचर में हो रहा है तो पास्ट में वो नहीं जा सकता, यानी फ्यूचर का इवेंट पास्ट के इवेंट को इफेक्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली पास्ट का इवेंट जो है वो फ्यूचर को इफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट और फ्यूचर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप स्पेस लाइक इंटरवल को सॉल्व करें तो आप ये बी वाली डायग्राम हासिल करेंगे। इस बी वाली डायग्राम में जो हाइपरबोलाइड आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ एक ही शीट से बना हुआ है, जिसका मतलब है कि इसका फ्यूचर और इसका पास्ट आपस में कनेक्टेड है। लिहाजा पास्ट के इवेंट फ्यूचर को और फ्यूचर के इवेंट पास्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे इवेंट्स जो हैं, रियल इवेंट्स जो असल दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो स्पेस लाइक नहीं होते, बल्कि वो टाइम लाइक होते हैं। वो स्पेस लाइक नहीं हो सकते, वो टाइम लाइक ही हो सकते हैं। और चूँकि वो टाइम लाइक है, टाइम लाइक का सोल्यूशन में फ्यूचर और पास्ट इस तरह से आपको अलग-अलग नज़र आ रहे होते हैं। इस वजह से इनकी ऑर्डरिंग जो है वो डेफिनेट होती है। मतलब ये कि जो पास्ट वाला है वो पास्ट में रहता है और फ्यूचर वाला फ्यूचर में रहता है। ये यहाँ पर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि एन इवेंट ऑन द अपर शीट ऑफ अ टाइम लाइक हाइपरबोलाइड, यानी ये जो ए वाली डायग्राम में ऊपर वाला प्याला है, definitely occurred after 00, 00 से मुराद ओरिजिन, and one on the lower sheet certainly occurred before, और नीचे वाला पास्ट में हुआ है, ऊपर वाला फ्यूचर में हुआ है definitely. But an event on a space like hyperboloid यानी बी वाले डायग्राम में occurred at positive t और negative t depending on your reference frame, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। इसके ऊपर आप इजीली मूव कर सकते हैं, और इसमें पास्ट या प्रेजेंट में होने का जो डेफिनेट होना है ये डिटरमिन करेगा हमारा रेफरेंस फ्रेम कि हम किस रेफरेंस फ्रेम के अंदर मेजरमेंट कर रहे हैं। तो चूंकि इसमें पास्ट और प्रेजेंट कनेक्टेड है, इस वजह से और फ्यूचर भी कनेक्टेड है, इस वजह से फ्यूचर से पास्ट में जाया जा सकता है, जो कि कॉजलिटी के लिए पॉसिबल नहीं है। यानी फ्यूचर इवेंट पास्ट इवेंट बन सकता है। मतलब ये कि अगर दो इंडस्ट्रियल फ्रेम्स हैं और एक इंडस्ट्रियल फ्रेम में आपका जो रेफरेंस फ्रेम है वो पास्ट के इवेंट को शो कर रहा है, मतलब ये कि ए को काज और बी को इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि दूसरे रेफरेंस फ्रेम में ये उसके उलट भी शो कर सकता है, क्योंकि आप इस शीट में किसी भी पॉइंट को रेफरेंस मानकर अपनी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो इस तरह से कॉजलिटी एक्सप्लेन हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, चूँकि हमने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी वैलिड तब होता है जब आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। इसकी एक वजह कि इसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं, हिस्टोरिकली जब माइकलसन मॉडले ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर का एक फैक्टर जो है वो इफेक्ट करता है। जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसकी लेंथ को इफेक्ट करता है, और वो इफेक्ट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर के बराबर है।
यानी अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई रॉड मूव कर रहा है, तो मूविंग रॉड में कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, यानी वो छोटा हो जाता है। और वो कितना छोटा होता है वो पता चलता है 1 माइनस बी स्क्र ओवर सी स्क्र से। ये एक सादा सी कैलकुलेशन है जिसको आप माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो लेंथ में कमी आती है, जिसको लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, इसको वाजे करने के लिए बहुत से लोगों ने काम किया। मिसाल के तौर पे पॉइंटरे ने इसके ऊपर बात की, फिट्जजेराल्ड और लॉरेंस वगैरह ने इसके ऊपर काम किया। तो उन्होंने कहा कि ये असल में हर मटेरियल सिस्टम की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेसेस होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो सिस्टम की जो लेंथ है उसके ऊपर फर्क पड़ जाता है, यानी वो सिकुड़ जाता है। और वो सिकुड़ता एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से पता चलाया गया था। यहाँ पर उनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट मैंने कॉपी की है, आप देख सकते हैं कि लॉरेंस वगैरह कहते थे कि इफ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ अ मटेरियल सिस्टम arise wholly from electromagnetic actions between the systems of electrons which constitute the atoms। यानी अगर एक सिस्टम है, मटेरियल सिस्टम है, तो उसके अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनके दरमियान कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस होता है और उससे कुछ इंटरनल फोर्सेस जन्म लेती हैं। तो then the effect of imparting to a steady material system a uniform velocity of translation, यानी अगर एक सिस्टम खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, आप उसको v वेलोसिटी से मूव करवाना शुरू कर दें टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिस्टम। तो जब वो सिस्टम मूव करना शुरू करेगा तो उसमें ये मुसलसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, यानी उसकी लेंथ जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस तरफ को वो चीज़ मूव कर रही है उस सिमत में उसकी लेंथ में कमी आएगी, वो कॉन्ट्रैक्शन आएगी। और वो कॉन्ट्रैक्शन की मिकदार कितनी होगी, 1 माइनस बी स्क्र ओवर सी स्क्र। और ये जो फैक्टर है 1 माइनस बी स्क्र ओवर सी स्क्र, इसको हम लॉरेंस फैक्टर कहते हैं। यानी इतनी मिकदार में लॉरेंस फैक्टर की अमाउंट में कमी आ जाती है किसी सिस्टम में। लेकिन ये इसके अंदर बहुत से मसाइल थे जो बाद में बहुत से लोगों ने निकाले भी, आइंस्टाइन भी उनमें से एक था। तो ये कोई सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं थी उस एक्सपेरिमेंट की कि जब चीज़ें मूव करती हैं तो वो शॉर्टर क्यों हो जाती हैं। आइंस्टाइन ने फिर सबसे पहले इस आइडिया को जो है वो लॉरेंस की जो इक्वेशंस थी उनको मैक्सवेल इक्वेशंस पे अप्लाई किया। और उससे उसने देखा कि जो है वो मैक्सवेल की इक्वेशंस इनवेरिएंट हो जाती हैं। और अगर उसको मज़ीद कैलकुलेशन में अप्लाई किया जाए, यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के नताइज निकाले जाएँ स्पेस और टाइम के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसके हवाले से, तो हमें ये फैक्टर दोबारा मिल जाता है। और एग्जैक्टली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो कि लॉरेंस वगैरह कह रहे थे कि होती है इस फैक्टर के, और उसको रीज़न नहीं पता थी कि ये क्यों होती है, तो आइंस्टाइन जो है वो इसकी रीज़न को फाइंड आउट करता है बाय अप्लाइंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन टू मैक्सवेल इक्वेशंस। इस वजह से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हिस्टोरिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी लॉरेंस वगैरह जो लोग थे ये उस इफेक्ट को तो एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन उसकी जो कॉज है कि ये इफेक्ट क्यों हो रहा है उसके बारे में डाउटफुल थे, वो सफिशिएंटली उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। तो आइंस्टाइन ने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू, कि अगर आप इनवेरियंस का प्रिंसिपल अप्लाई करें कि तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट रहने चाहिए फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स, तो फिर ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाला मसला हल हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे और मसले भी निकल आए जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने रिलेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें आप जानते हैं कि टाइम डायलेशन या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस थे, या साइमल्टेनिटी का प्रॉब्लम था जो कि कॉमन सेंस से बिल्कुल डिफरेंट थे। तो इसलिए लोगों ने इसको जल्दी कबूल नहीं किया जब तक कि इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर लिया गया। तो हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो कौन सी इक्वेशंस हैं जिनके थ्रू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होती है और कैसे उनको मैक्सवेल इक्वेशंस पे अप्लाई किया जाता है। फिर उससे एक पूरा अलजबरा जिसको 4 वेक्टर अलजबरा कहते हैं वो डेवलप होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हैं
और किस तरह से जो है वो हम इनको अप्लाई करते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस पे, और फोर वेक्टर का अलजेब्रा डेवलप करते हैं, और उससे फिर सारी काइनेमेटिक्स वगैरह हम डिराइव करते हैं।